हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम ये जो क्लास 8 है उसका ये 6 चैप्टर है। इससे जो लास्ट वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, वो भी मार्जिनलाइजेशन से ही रिलेटेड था, हाशियाकरण। और आज का जो चैप्टर है उसमें इसको कंटिन्यू किया गया है आगे। अब तक की इसके सारे जितने भी कारण थे, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में आपने पढ़ा था, समझा था। आज उनसे किस तरीके से निपटना है, गवर्नमेंट के क्या क्या रोल है, किस तरीके से कानून बनाए गए हैं, ये सारा कुछ आप आज इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद इसके सिर्फ 2 ही चैप्टर बाकी बचते हैं, चैप्टर नंबर 7 और 8। वो भी आपका अभी 2 ही डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। तो मंडे से जो आपका होगा, मंडे से आपका हो जाएगा हिस्ट्री रिवीज़न क्लास 7 का। ठीक है, जैसे कि जितना कम टाइम है उतनी जल्दी ही सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एसएसटी की प्रिपरेशन मैं यहाँ पर सीटेट की कराती हूँ आपकी, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके की रहे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है हाशियाकरण से निपटना। अब ये क्या होता है, जैसे कि लास्ट चैप्टर में आपने अलग अलग समूहों और असमानता और भेदभाव से कि उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया। धार्मिक सांत्वना देना, सहज संघर्ष, आत्म परिष्कार एवं शिक्षा और आर्थिक बढ़ोतरी। अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए। उन्होंने जितने भी इस तरीके के ग्रुप्स जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, आदिवासी हो गया, मुसलमान हो गया, ये अल्पसंख्यक ग्रुप हो गया, इन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत सारे संघर्षों का रास्ता भी चुना। हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिनमें हाशियाई समूह रहते हैं। अब इस चैप्टर में आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरीके के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के जितने भी आदिवासी हो गए, दलित हो गए, मुसलमान हो गए, औरतें और अन्य हाशियाई समूह हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब दलीलें कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते वो इस तरीके का एक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और उनके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लेते हैं। तो इस चैप्टर में आप क्या देखेंगे कि ये जो हाशियाई समूह हैं अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह से लेते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि इन समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी गई, मतलब किस तरीके से इनके लिए कानून बनाए गए। ठीक है, इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी आप इस चैप्टर में देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आ जाता है मौलिक अधिकारों का उपयोग। अब ये क्या है, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। अब इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौलिक अधिकार आप समझते ही हैं क्या होते हैं। हर किसी का एक अधिकार होता है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये सारे किस अधिकार में आते हैं, मौलिक अधिकार में आते हैं। ठीक है, ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं, हर किसी को मिलते हैं ये अधिकार। जहाँ तक हाशियाई तबके की बात है तो उन्होंने इन अधिकारों को 2 तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। और दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबके के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। अब नए कानून किस लिए बनाने पड़े हैं, नए कानून इसलिए बनाने पड़े हैं कि ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे साथ भी समानता का व्यवहार होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए। अब ये आर्टिकल है 17 के अनुसार अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति दलित को पढ़ने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये जो अब अस्पृश्यता हो गया कि भाई तुम नीची जाति के हो या तुम समाज का अंग नहीं हो, तो ये ऐसा करना वो दंडनीय अपराध है। ये किस में लिखा गया है, आपका आर्टिकल 17 में है। ठीक है, इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आएगा आपका असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दे दी कि आर्टिकल 17 के अनुसार इस तरीके का उन्मूलन किया जा चुका है। और दूसरी स्टेटमेंट में ये आर्टिकल 15 का भी दे सकते हैं। तो क्या ये दोनों सही हैं?
या नहीं है, इनमें से एक सही है एक गलत है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं वो यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। संविधान में एक दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ है। जैसे कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई भी व्यक्ति या समुदाय, सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। और उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित भी कराया है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। अब इसी तरीके से मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों समुदाय ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। मतलब जहाँ तक कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। मतलब कहने का अर्थ जो है वो यही है कि ये लोग, इन्होंने ये क्या चाहते हैं कि जैसे समाज में बाकी सभी लोग हैं उनको हर किसी चीज़ का अधिकार है, ऐसे ही इन्हें भी हर तरीके का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो इनकी संस्कृति से रिलेटेड है, चाहे वो इनकी सुरक्षा से रिलेटेड है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय का प्रयास किया। तो ये क्या किया है, अब इन्होंने संविधान में भी ये सारी चीज़ें लागू हो गई हैं कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही वह नष्ट हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि समाज में इन्हें बहुत अलग कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके लिए कानून भी बनाए गए हैं और ये पूरी कोशिश करी जाती है जैसे कि समाज में हर किसी को समानता का अधिकार है, ऐसे ही इन्हीं के साथ भी समान व्यवहार किया जाए। अब हाशियाई तबके के लिए कानून क्या क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में आशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। अब बहुत सारी योजनाएं, नीतियाँ किसी समिति की सिफारिश या सर्वेक्षण आदि के नतीजे पर भी आधारित होती हैं। इस तरह वो सरकार की नीतियों को प्रोत्साहन देती हैं और ख़ास तबकों को सही अवसर भी उपलब्ध कराए जा सके। मतलब जो लोग हैं, जो कि काबिल लोग हैं, काबिलियत रखते हैं, उनको भी एक तरीके से समान अवसर उपलब्ध कराएं जिससे कि वो अपने जीवन में आगे तरक्की कर सकें। अब संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले, भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। जैसे कि कई स्थानों पर इन्होंने क्या किया है, सरकार की ओर से मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई है, जैसे कि अगर कोई शिक्षा से संबंधित सुविधाएं भी हासिल कर सके। अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि अगर कोई पढ़ना चाहता है उसको शिक्षा के अवसर देने, आप पढ़ तो ले लेकिन वो कहाँ रहे, कहाँ जाकर रहे, तो उसके लिए भी उनको क्या क्या है, छात्रावास की मतलब हॉस्टल की सुविधा दी गई है, जिससे कि वो वहाँ पर आराम से रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। अब उसके ज़रूरत की कुछ सुविधाएं भी मुहैया कराना सरकार का ही काम है, जिसमें आ जाता है व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। आरक्षण की व्यवस्था भी इसी तरीके का एक महत्वपूर्ण कानूनी नीति है। आपने देखा है कि आरक्षण के ऊपर कितने एक तरीके से लड़ाई होती है। जैसे अगर जनरल की बात करी जाए तो अलग है, ओबीसी की बात करी जाए तो अलग आरक्षण है, एससी एसटी की बात करी जाए तो एक अलग तरीके आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो वो एक अलग तरीके का आरक्षण है। तो ये क्या है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए अवसर ही है। अब यह महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थान, सरकारी नौकरी में दलित आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। मतलब इससे बहुत सारे, क्योंकि सब लोग, क्योंकि जर्नल वाला भी बोलता है कि भाई मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ ना, तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन उसने अगर कुछ नहीं करा है तो उसको अवसर मिल जाएगा। तो इस बात पे भी काफ़ी बहस होती है, वही एक चीज़ है। अब इसके पीछे समझ है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने, नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, इस लोकतांत्रिक सरकार में उसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उसकी इसलिए भी होता है कि इन लोगों को कभी अवसर नहीं मिले हैं, कभी आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं मिला है, शिक्षा नहीं मिली है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से कदम है कि इन लोगों को भी अवसर दिए जाए। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है, देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति, दलित, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी या अति पिछड़ी जातियों को अपनी अपनी सूचियाँ हैं। ठीक है, इस तरीके से एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या उम्मीदवारी सरकार नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें एक जाति प्रमाण पत्र
कास्ट सर्टिफिकेट उन्हें लगाना पड़ता है। जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र का सबूत देना होता है कि आप इस जाति से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ही आपको आरक्षण दिया जाता है, उसके बाद ही आप आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज की अगर बात करते हैं, संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब है कि इन संस्थानों में सभी दलित आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं ले पा सकते। तो इसमें क्या होता है कि उन्हीं दलित आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और जिनके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे मिले हैं। अब सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है इन छात्रों को। जैसे कि 9वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मतलब क्लास 9th में आप ये और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होते हैं। अब जैसे कि दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की अगर हम बात करते हैं तो भेदभाव और शोषण से बचने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में और भी कानून बनाए गए हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है, वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। जगमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुड़े हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गाँव के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है, धोवन के इस पानी से नहाता है। जगमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता दादा ये काम करते थे। उन्हें कभी मंदिर में दाखिला होने नहीं दिया गया। इस रस्म के लिए उनकी एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और उसके पास एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। और तो उसने क्या किया, उसने इस रस्म को निभाने से इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। मतलब 20 पुजारी आ रहे हैं, उसके बाद उनके पैर धोए जाएंगे और उस गंदे पानी से उसको नहाना होगा। ठीक है, ये रस्म थी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही थी। तो उसने क्या किया, उसने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब उसने कहा कि संस्कार में विश्वास नहीं करता। उसके पुरखों ने दलित होने के कारण ऐसे किया, मजबूरी में किया था, लेकिन मैं इनकार करता हूँ। इस इनकार से न केवल गांव की ताकत पर जाती है बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा हो गए कि भाई तुम ऐसा क्यों कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। अब ऊंची जाति के लोगों को यह देखकर हैरानी हुई कि मतलब कच्ची उम्र का नौजवान है, वो हमारा हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। वो और अपनी ईगो पे ले गए इस बात को। उन्हें लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है, वह आप खुद के बराबर मानने लगा है। कहेगा अगर आप पढ़ लिख रहे हो तो आप क्या अपने आप को हमारे बराबर समझने लगे हो और ये काम नहीं करोगे। अब रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे, क्योंकि ये भी एक चीज़ रहती है ना कि ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को हमेशा दबाते हैं, कुछ और चीज़ें ऐसी कर देंगे जिससे उन्हें और परेशानी होनी पड़े। जैसे कि बहुत सारे खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर हैं, तो प्रभुशाली जातियाँ उन्हें काम देना बंद कर देंगी, तो वो क्या खाएंगे, अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएंगे। तो वो दलित वो नहीं झुकेंगे। उन्होंने स्थानीय देवता का अपमान, अभिशाप लगेगा, ये सब उससे कहा गया। अब रत्नम की दलील ये थी कि आज तक एक भी दलित मंदिर में भीतर नहीं गया, इसलिए देवता उससे उनके ऊपर गुस्सा ही नहीं कर सकते, क्योंकि दलित तो कभी मंदिर में ही नहीं गया, तो देवता किस बात पे उनसे गुस्सा करेंगे। अब ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने क्या किया, उसके समुदाय को हुक्म किया कि अगर वो रत्नम उसका परिवार का बहिष्कार कर दे। सभी को आदेश दिया कि उसके परिवार से किसी तरीके का संपर्क नहीं रखेंगे। और रात को अचानक कुछ लोगों ने उसके घर में आग लगा दी। अब वो क्या हुआ, रत्नम बड़ी मुश्किल से अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला वहाँ से। अब उसने क्या किया, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिनियम के अंतर्गत 1989 के तहत जो उसका जिला थाना था, वहाँ का स्थानीय थाना, उसमें मामला उसने दर्ज करा दिया। अब बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए, क्योंकि वो तो डरे हुए थे कि भाई इनके साथ ये सब हुआ, ना जाने हमारे साथ कैसा हो जाए, तो हम कहाँ जाएंगे। अब स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। और लास्ट में क्या हुआ, रस्म तो ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। मतलब रस्म तो वो ख़त्म हो गई वहाँ पे। अगर वो इस चीज़ को मान लेता, ठीक है, फिर उसके जो बच्चे होते वो यही करते, फिर उसके जो बच्चे होते यही वो करते, फिर उसके बच्चे होते वही करते। तो ये क्या होता है, ये तो चक्कर ऐसे घूमता ही रहता, किसी ना किसी को तो विरोध करना ही पड़ता। ये लोग वरना हमेशा दबे ही रह जाते हैं। अब इसके लिए जो अधिनियम बना है वो क्या है, रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके लिए जो शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। अब इसमें दलित और अन्य समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया। उस समय सरकार इस बात पर भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलित और आदिवासियों के लिए
साथ होने वाले जितना भी दुर्व्यवहार है, अपमान है, उस पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। तो इस तरीके का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था। 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में भी यही इस तरीके की हिंसा हुई थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे जो दलित संगठन थे वो सामने आए थे। अब ये क्या हुआ, समानता का अधिकार चाहते हैं ये सारे लोग। अब रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया। वो है कि जब एक ने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया तो उसको देखा देखी बाकी लोगों ने भी हिम्मत दिखाई। इस वजह से क्या हुआ, ऊंची जाति के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा करने पर उतारू हो गए। सरकार को भी इस बात का एहसास हुआ कि भाई इनके साथ जो है वो छुआछूत है अभी भी जारी है। तो उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानून में दलित के साथ होने वाली जो हिंसा है उसकी सूची बनाई जाए और उसके अपराधों के लिए उन्हें सख्त सजा का प्रावधान भी दिया जाए। इसीलिए 1970 में और 1980 के दशक में आदिवासियों ने खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। मतलब जैसे वो अलग अलग थे, उन्होंने क्या करा कि जब हम इकट्ठे होंगे उसके बाद ही हमारे लिए कुछ किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने आप को संगठित किया। उन्होंने नहीं केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी ज़मीन हो गई, संसाधन हो गए, उनको चलाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई। ठीक है, अब गुस्सा झेलना पड़ा, उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई, ये सारी चीज़ें हुई। बहुत लंबी सूची दी गई, इसमें कई अपराध तो इतने भयानक थी कि उनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, दिल दहला जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया बल्कि यह कानून इस बात की ओर भी इशारा करता है कि साधारण इंसान भी कितने बहुत ज़्यादा कितनी क्रूरता दिखा सकते हैं लोग एक दूसरे के साथ, वो ही इसमें बताया गया है। अब इस कानून में कई स्तर पर फ़र्क किया गया, जैसे कि शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निर्दयनीय अपमान के स्वरूप की सूची दी गई। इसका मकसद हुआ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश नहीं करते थे। वो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं, उसके चेहरे पर रंग लगा देते हैं। मतलब इस तरीके से आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा अत्याचार लोगों के साथ किया जा रहा था। तो वंचित किया जाता था, गुलामी की तरह काम करवाया जाता था। तो इस कानून में भी कोई प्रावधान था कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कि किसी व्यक्ति या नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करता है, खेती करता है या उसे अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेता है तो उसके लिए उसको काफ़ी सज़ा दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरीके के अपराध है, तो ऐसे लोगों को दंडित करने की भी व्यवस्था की गई। ठीक है, अपमानित करने के लिए, उस पर हमला करना या उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने के लिए भी कानून बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है हाथ से मैला उठाने का कलंक। यहाँ पर अगर देखें तो मतलब इतना जैसे कि ये आपका हर जगह तो टॉयलेट नहीं बने हुए हैं, तो आपके मलमूत्र को ठिकाना लगाना, बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूसरे स्थान पर फेंकना आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। तो सोचो कि 26 लाख निजी सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करना, मतलब आप, और इसके लिए उन्हें क्या मिलता है, रोज़ाना के 200 रुपये मिलते हैं। अब बताओ इतनी कम सैलरी में इतना सारा अगर आप काम करते हैं इस तरीके का, तो वो कैसे लगेगा। अब 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रीन एक्ट 1993 पारित किया गया। इससे क्या होता था कि सूखे शौचालयों के निर्माण की पाबंदी लगता था। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ, इस तरीके के आंदोलन करे गए कि मतलब हम इतना मैला उठाकर लेके जाते हैं, उन सारी चीज़ों का मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा इस तरीके का काम ये वहाँ पर करते हैं। ठीक है, और सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है। तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसा लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, जिससे कि उनका पुनर्वास 6 दिसंबर 2013 से लागू किया गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ पर आ जाता है जिसमें आता है आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। ये क्या है, ये एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपने परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ज़मीन छोड़ना और जबरन आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिसका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना था कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन पर किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेच सकता है। ठीक है, तो उसकी ज़मीन वापस करी जाएगी, उसको भी सज़ा दी जाएगी। अब आदिवासी कार्यकर्ता हो गए सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक
कानून का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठों को जनजातीय ज़मीनों के दोहन के लिए या उनकी जितनी भी परंपरा है उसके जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। मतलब ये क्या कहता है, इनका कहना था कि आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके थे, अब वे वापस नहीं लौट सकते, तो उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसी सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थान पर रह सकें और वहाँ पर काम कर सकें। ठीक है, ये एक इस तरीके की। तो व्यवस्थापित को पुनर्वास देने के लिए मामूली खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है गवर्नमेंट। मतलब अगर अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए वो बेहिसाब खर्चा कर सकती है तो इनके लिए वो मामूली खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज़ पर लिखे देने का यह मतलब नहीं होता है कि वह अधिकार या कानून नीति वास्तव में लागू हो चुका है। ठीक है, इसके लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत, सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। मतलब पूरे इतिहास में विभिन्न रूप में दिखाई देती है कि किस प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो जारी रखनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्या क्या कानून जो हैं वो बने हैं। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी भी चैप्टर को मिस मत करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पता कि कौन सा चैप्टर से कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप उसका गेस भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।